जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, 23 जुलाई को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का यूनियन बजट पेश किया और इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बजट का एक ओवरव्यू दूंगा और उस बजट से जुड़े कुछ मीम्स भी दिखाऊंगा जो आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेंगे। और अभी कुछ 4-5 महीने पहले ही बजट पेश हुआ था, तो वो था इंटरिम बजट। मतलब इंटरिम बजट गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले बनाई जाती है और सिंपल वर्ड्स में बताएं तो मेन बजट का एक ट्रेलर जैसा होता है। और उस टॉपिक पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने उसके डिफेंस बजट के बारे में चर्चा की थी। हालांकि ये वीडियो मैं टोटल बजट पर बना रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिफेंस बजट के बारे में, जिसमें क्या कमियाँ रही और भी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजट में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इस बार कई लोगों को ये लग रहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसके बदले पूरे बिहार को 58,900 करोड़ रुपए टोटल अलॉट हुए हैं। और कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि 26,000 करोड़ अलॉट हुए हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि 26,000 करोड़ बस 4 एक्सप्रेसवे बनाने के लिए अलॉट हुए हैं। फिर 21,400 करोड़ नए मेडिकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट और पावर प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। फिर 11,500 करोड़ रुपए फ्लड कंट्रोल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। हालांकि हमें ये बाद में पता चलेगा कि ये पैसा किसकी जेब में गया है, या फिर इससे कितनी डेवलपमेंट हुई है, या फिर इससे कितना बाढ़ नियंत्रण का प्रोजेक्ट सफल हुआ है। ये पेन रखिए, आपको बताता हूँ, पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है। 10 से लेकर 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते हैं 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहते हैं कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा तमोरा। फिर आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश में इतने फंड्स प्रोवाइड किए हैं ताकि उनका सहयोग भी बना रहे। फिर इस फाइनेंशियल ईयर का बजट 48,21,000 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 के 45,03,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ ज़्यादा है, जो अप्रॉक्सीमेटली 6.5% बढ़ा है। फिर खर्चों की बातें करें तो 11,11,111 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। 20,22,000 करोड़ रुपए यानी बजट का सेकंड बिगेस्ट पोर्शन डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्कीम्स पर खर्च किए जाएंगे। 6,21,000 करोड़ रुपए डिफेंस पर खर्च होंगे। अब ये अमाउंट आपको सुनने में बहुत ही ह्यूज लग रहा होगा, लेकिन डॉलर्स में देखें तो ये बस 74 to 75 बिलियन डॉलर्स है, जिसे कई सालों से 100 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। हालांकि अभी मैं इस पर उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बिहार और डिफेंस बजट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अब तक मैंने जिन खर्चों की बात की उन सब का टोटल होता है 37 लाख करोड़ रुपए, जिसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। अब गवर्नमेंट के अकाउंट बुक को देखें तो गवर्नमेंट के पास टोटल 60,77,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, जिसमें टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स 43,86,000 करोड़ होंगे, जो कि टोटल का 72% हिस्सा है, मतलब जो टैक्स से आएगा। और बाकी टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स जो 16,91,000 करोड़ रुपए हैं, जो बाकी 28% हिस्सा है, जो पैसे कर्ज से आएंगे। तो मतलब कि कुछ पैसे रेवेन्यू जनरेट होंगे तो वो आएंगे और बाकी पैसे कर्ज लेकर सरकार पूरे करेगी। अब टैक्स से मिलने वाले पैसे की बात करें तो हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से आएंगे, जो 11,87,000 करोड़ है, जो 19% हिस्सा है। फिर उसके बाद जीएसटी से 10,62,000 करोड़ रुपए आएंगे, जो कि 18% हिस्सा है। कॉर्पोरेशन टैक्स से 10,20,000 करोड़ आएंगे, जो 17% है। फिर एक्साइज ड्यूटी से टोटल 3,19,000 करोड़ रुपए आएंगे। कस्टम ड्यूटी से 2,38,000 करोड़ रुपए। अदर नॉन टैक्सेज रेवेन्यू से 2,19,000 करोड़ रुपए आएंगे, जो 3% हिस्सा है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से टोटल 3,27,000 करोड़ आएंगे, जो कि 5% हिस्सा है। और अदर टैक्सेस से 14,000 करोड़ आएंगे, जो 0.2% है। फिर जो पैसे गवर्नमेंट को कर्ज से आएंगे वो लोन से टोटल 16,13,000 करोड़ होगा, और कर्ज के अलावे 78,000 करोड़ आएंगे। अब ये कहाँ से आएंगे इसकी कोई डिटेलिंग नहीं बताई गई है। अब टोटल रेवेन्यू कलेक्ट में बात करें तो ये 60,77,000 करोड़ दिखता है, लेकिन इनमें 12,47,000 करोड़ रुपए स्टेट्स का हिस्सा है जो उन्हें एलोकेट किया गया है।
जो उन्हें खर्च करने के लिए दिया जाएगा। अगर इसे इंक्लूड नहीं करें तो गवर्नमेंट के पास टोटल 48,21,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्च देखें तो स्टेट्स को मिलने वाले हैं टोटल 12,47,000 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट में टोटल 11,63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर स्टेट्स प्लस सेंट्रल जो गवर्नमेंट प्लान्स आएंगे उन सब पर टोटल 5,06,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफ़र में 5,24,000 करोड़ रुपए, सेंट्रल प्लान्स एंड स्कीम्स पर 10,88,000 करोड़ रुपए लगेंगे। अब जितने तरह की हमें सब्सिडी दी जाती है उन सब को मिलाकर टोटल 4,28,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पेमेंट एंड पेंशन पर जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब पर टोटल 4,05,000 करोड़ रुपए। अदर डेली एक्सपेंसेस में 3,79,000 करोड़ रुपए। अब एक वो अदर डेली एक्सपेंसेस और फिर है अदर एक्सपेंसेस में उनमें 3.28 लाख करोड़ होंगे। और अब ये कौन से एक्सपेंसेस हैं इनमें कोई डिटेलिंग नहीं की गई है, हो सकता है इमरजेंसी के लिए हो। अब सबसे ज़्यादा चर्चित या फिर लोग जिसे ढूंढते हैं टैक्स डिवीज़न के बारे में बात करते हैं, तो ये भी पिछले साल के बजट जैसा ही है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की इनकम 0 से 3 लाख तक है तो उन्हें कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। फिर जिन्हें 3 से 7 लाख रुपए का इनकम होगा उन्हें 5% टैक्स, फिर 7 से 10 लाख इनकम वाले लोगों को 10% टैक्स, फिर 10 से 12 लाख रुपए वाले इनकम वाले लोगों को 15% और 12 से 15 लाख वालों को 20% टैक्स और 15 लाख से जितना ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं उन सबको टोटल 30% टैक्स लगेगा। और फिर इस बार लोग कह रहे हैं कि बोझ फिर से मिडिल क्लास पर ही डाल दिया गया। और इस बार के बजट से कई सारे मीम्स भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं जिन्हें आप अपनी बोरियत मिटाने के लिए भी देख सकते हैं, या अगर आपको मन ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा बेकार, मतलब कि अब तक जितने भी हिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर हुए उन सब में सबसे बेकार है, या फिर ये उतनी अच्छी नहीं है, अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ नहीं बनाती हैं। लेकिन कहीं कहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने स्मार्ट मूव खेला, जैसे इम्पोर्टेड गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई, जिससे सोना चांदी सस्ता होगा और उसके लोभ में और ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। फिर शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ इनके डिसीजंस इम्पैक्टफुल रहे, जैसे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सस्टेन किया जा सके। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जो लोग 1 साल या फिर उससे कम टेन्योर पर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका गेन टैक्स 15 से 20% बढ़ाकर कर दिया गया, जिससे शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर इन्हीं सब के कारण बजट की घोषणाओं के बाद 23 जुलाई को शेयर मार्केट कई बार चढ़ा उतरा था। फिर उसके बाद अब हम बात करें तो युवाओं के लिए जॉब्स देखें तो 5 साल में 4 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया गया है। इसे आपको और हमको सबको याद रखना है कि 5 साल में 4 करोड़ जॉब्स। फिर नेक्स्ट टाइम जब सरकार ये ऐसे वादे करे तो फिर हमें ये याद रहना चाहिए कि हाँ, 5 साल में 4 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया है। अब इस पर वो अमल हुए हैं या नहीं तो हमें उसके अकॉर्डिंग वोट देना है, या फिर कौन सा गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म करेगी उसके अकॉर्डिंग। और इसी पीरियड में 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, जिसके तहत टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए स्कीम्स लाई जाएंगी, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत चलाई जाएंगी। फिर ग्रोथ के दूसरे पिलर एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में 9,000 करोड़ रुपए का फंड काट लिया गया है। मतलब जो लास्ट ईयर 1,29,000 करोड़ रुपए था उसे घटाकर इस साल 1,20,000 रुपए कर दिया गया। अब ये नहीं पता ये क्यों किया गया। फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो टोटल 90,958 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुताबिक 12.9% बढ़ाया गया। उसी में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 7300 करोड़ रुपए टोटली अलॉट हुए हैं। फिर एम्स दिल्ली जैसे ऑटोनोमस हेल्थ बॉडीज़ का बजट 17,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,013 करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर एनर्जी एंड पावर सेक्टर में बात करें तो इस बार कई जगह छोटे छोटे एटॉमिक रिएक्टर्स भी बनवाए जाएंगे, जिनसे क्लीन एनर्जी मिल सकेगी। और आईटी टेलीकॉम सेक्टर के बजट को भी 24% बढ़ाकर एलोकेट किए गए हैं। मतलब इस साल 1,16,000 करोड़ रुपए टोटल आवंटित किए गए हैं। रेलवे को अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा बजट दिया गया है, जो
2,55,000 करोड़ रुपए का है। और हमें ये भी देखना होगा कि इस साल जैसे हमने देखा कई जगह ट्रेन हादसे हुए थे, तो इस बजट से कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं, या फिर वो पैसे किन्हीं की जेब में गए होंगे, हमें क्या पता। फिर डिफेंस सेक्टर को 6,21,000 करोड़ रुपए मिले। अब तक मुझे लगता है कि जितनी सारी मैंने बातें की वो सब ओवरव्यू के लिए ठीक था, लेकिन मैं ऐसी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बजट का टॉपिक बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू टाइप वीडियो बनाऊँ जिससे आपको एक आइडिया भी मिल जाए और आपका टाइम भी बच जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल वीडियो देखने, तो बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे अभी एंड न्यू, स्टडी IQ IAS, या फिर पाथफाइंडर बाय अनअकैडमी, स्टडी क्लोज, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इस पर डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन किया है। हालांकि मैं बिहार के बजट और डिफेंस बजट पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिफेंस बजट पर कोई ज़्यादा बातें नहीं की गई जो होनी चाहिए थी। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक या शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपनी ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचा सकूं। और चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि मेरी वीडियो ऑडियंस तक पहुँच पाए और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।